हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, काफी टाइम से स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स का मैसेज आ रहा था, सर एक बार पाइथन बेसिक सारे कंप्लीट कर दियो, सारे टॉपिक्स को एक बार समराइज कर दो, सो दैट हम इजिली एक वीडियो देख के इस चीजों को सारे चीजों को कंप्लीट कर सकें। गाइस, आपकी डिमांड पे ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में गाइस हम जितने भी पाइथन के टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा पाइथन बेसिस का जो कि छूट जाए। यदि आप ये वीडियो देख के इंटरव्यू देने जाते हो या कभी भी एग्जाम्स के लिए जाते हो और किसी से बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। थैंक यू। ध्यान से सुनना। टॉपिक्स कवर्ड, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़े, बेसिकली दिस ऑल टॉपिक्स इंक्लूड अंडर बेसिक्स। बेसिक के अंदर ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं। ध्यान से तुम सुनना। पाइथन हिस्ट्री का मतलब होता है पाइथन कब आया था, इसे किसने बनाया था। पाइथन हिस्ट्री का मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था 1989 में इसको बनाए थे ग्यूडो वैन रॉसम, लेकिन लॉन्च किए थे 1991 में। इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किए थे और इस नीदरलैंड में। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। बस बेसिक्स करते हुए चलते हैं। ओके Yes, जब मुझे पाइथन के अंदर वर्जन चेक, देखो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे मैं पाइथन के अंदर वर्जन चेक करता हूँ तो वर्जन चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है। वर्जन चेक करने के लिए मुझे एक सिस्टम नाम की मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट सिस और सिस डॉट वर्जन लिखता हूँ। इंपोर्ट सिस लिखता हूँ, सिस डॉट, हाँ ऐसे समझ में आ रहा है, लिखेंगे तो टाइम वर्जन कंज्यूम ये होगा। हो जाएगा। वर्जन बता देगा। अगेन बोल रहा है फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या होता है? पाइथन का फीचर होता है बहुत इजी होता है। रीड और राइट करना बहुत इजी होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, जो हम बोलते हैं वही इंप्लीमेंट करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो एडवांटेज है ना, फीचर है, वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट वाली प्रोसीजर है। इसमें प्रीबिल्ट फंक्शंस वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम बहुत इजीली अपना काम कर लेते हैं। इसी की वजह से हम डेटा साइंस की फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। ऑलराइट, अगेन हम आते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स को गाइस मेमोरी भी बोला जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी या कोई नाम जिसमें हम अपनी चीजों को स्टोर कराते हैं। ओके, लेकिन वेरिएबल का नाम हम वही चीज रखेंगे, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल का नाम जब हम रखते हैं तो स्टार्टिंग नंबर से नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए, और दो वर्ड लिख रहे हैं ना उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कंडीशन फॉर वेरिएबल्स। ओके ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप का मतलब होता है कोई भी डेटा है या इंफॉर्मेशन वो किस टाइप का। जैसे हमारा रोल नंबर है तो रोल नंबर हमारा इंटीजर में होगा। मेरा नाम है तो स्ट्रिंग में होगा। यदि कई लोगों का नाम है तो वो लिस्ट में होगा। दिस इज अ डेटा टाइप, डेटा का टाइप। और टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है यदि कोई फ्लोट में, डेसिमल में, दशमलव में, 5.0 है, उसको इंटीजर में बदलना है तो मुझे टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। गाइस, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम करते हैं उसको। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यदि एक एग्जांपल देखो तो जैसे मैंने बोला, एक्स नाम की मेमोरी बनाए उसमें 5 रखे, अगेन वाई नाम की मेमोरी बनाए उसमें 2.0 रखे। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे ना, फ्लोट में आपका आउटपुट आएगा। दिस इज ए इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिक कर रहा है, पाइथन के अंदर वो फीचर है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? हम उसको बदलते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई, सपोज दैट मैंने स्ट्रिंग के अंदर रखा 1 2 3, 1 2 3 स्ट्रिंग के अंदर रखा और उसे मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं लिखूंगा INT और इंट लिख के एक फंक्शन की बॉडी बनाऊंगा, पैरेंथेसिस बनाऊंगा, उसके अंदर वो पास कर दूंगा उसके मेमोरी का एड्रेस, उसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ऑलराइट, ये होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। गाइस, ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। और टाइप का, डेटा टाइप के हम पार्ट में देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब होता है जिसमें नंबर इंक्लूड होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि हमारा इंटीजर हो गया, हमारा फ्लोट हो गया और हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है। अगेन हम पढ़ते हैं सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में हमारे सिक्वेंशियल पार्ट आते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया। सिक्वेंशियल डेटा टाइप का पार्ट स्ट्रिंग होता है। और गाइस क्या होता है? टपल होता है और लिस्ट होता है। ओके, अगेन मैपिंग डेटा टाइप में हम डिक्शनरी को पढ़ते हैं। मैप करता है, मैप करने का काम करता है। और डिक्शनरी के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होती हैं। ओके, अगेन गाइस इसके बाद हम सेट देखते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट होते हैं और जब हम सेट बनाते हैं तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बनाते हैं। ये मैथमेटिक्स के सेट के जैसे ही होता है वो। अगेन हम पढ़ते हैं बुलियन। बुलियन डेटा टाइप एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर दो ही चीजें मौजूद होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, अगेन इसके बाद हम एक डेटा टाइप देखते हैं जिसका नाम होता है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर कुछ नहीं हो, खाली। नन मतलब कुछ होना। ओके, इतना देखने के बाद गाइस हम टाइप कन्वर्जन भी देख चुके हैं, डेटा टाइप्स के पार्ट्स भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं
ऑपरेटर, ऑपरेटर में गाइस हम देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो कि किसी चीज को चलाने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं बोल दूं, यदि मुझे दो नंबर को जोड़ना है, यानी कि दो नंबर को चलाना है, एडिशन का टास्क परफॉर्म कराना है, उस टास्क को परफॉर्म करने का जो काम कर रहा है एक ऑपरेटर ही कर रहा है, जिसका नाम है प्लस ऑपरेटर। यदि मैं बोलूं मुझे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो उस टाइम पे हम एक ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक के अंदर आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर, ये सब टाइप के आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू को असाइन करते हैं, किसी चीज में पास करते हैं। जैसे 5 को असाइन कर दिया किसी मेमोरी में x में, दिस इज असाइनमेंट पार्ट। यदि देखो मैथ इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है इज इक्वल टू लगा के करते हैं। कभी कभी लोग इसे असाइन करते हैं तो ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन के साथ भी इसे करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम अपना लॉजिक लगाते हैं। ध्यान से देखना, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है इसके अंदर जो चीजें यूज होती हैं वो आती हैं, वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आती हैं। इसमें हम पढ़ते हैं एंड, और नॉट, ये तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और हमारा जो आउटपुट आता है या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ओके, अगेन हम देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है, लोग इसे हमेशा पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। बेसिकली बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल, बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है, बिट वाइज ऑपरेटर में हमारी जो वैल्यू आती है ना, वो नंबर के फॉर्म में आती है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्मेट में आती है। और लॉजिकल और बिट वाइज में यही एक डिफरेंस होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आती है, और इसमें क्या आती है गाइस, इसमें जो हमारी वैल्यूज आती है वो मतलब नंबर के फॉर्मेट में आती है। ओके, अगेन गाइस हम ध्यान से देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करते हैं लिख के, यदि और लगाएं तो ओ आर लिखना पड़ता है, एंड के लिए ए एन डी लिखना पड़ता है, नॉट के लिए एन ओ टी लिखना पड़ता है, जबकि बिट वाइज में हम सिंबल यूज करते हैं, सिंपल। अगेन हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है आइडेंटिटी बताता है, पहचान बताता है, यानी कि मेमोरी के नाम से इसको देखते हैं, यानी कि इसके अंदर इज आता है, इज नॉट आता है। ओके, अगेन मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर में उस चीज का वो मेंबर है कि नहीं। जैसे लिस्ट एक बनी है, लिस्ट में ये पहले लिस्ट में 1 2 3 है, दूसरे लिस्ट में भी 1 2 3 है, लेकिन मेमोरी के नाम अलग हैं। यदि मैं मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के बोलूं कि क्या इसका मेंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ सर मेंबर है। और मेंबरशिप ऑपरेटर में दो चीजें आती हैं, एक आता है इन, एक होता है नॉट इन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं गाइस ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हम देखते हैं कि एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, या कभी कभी हम किसी चीज, किसी मटेरियल का, किसी हाइट का, किसी का डिफरेंस हम कंपेयर करते हैं। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर के भी अंदर यही चीज होती है। और कंपैरिजन में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दिस टाइप, इस टाइप के सारी चीजें आती हैं, उसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, यदि कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद गाइस हम मूव करते हैं किसके ऊपर, हम इसके बाद मूव करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। क्या होता है सर, राइट शिफ्ट क्या होता है। बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है जब किसी वैल्यू को लेफ्ट साइड में, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड के साइड में शिफ्ट करोगे तो उसे लेफ्ट शिफ्ट बोलोगे, यदि राइट हैंड के साइड में शिफ्ट करोगे तो उसे राइट शिफ्ट बोलोगे, सिंपल। ओके, और जब भी हम शिफ्टिंग का जो सिंबल लगाते हैं, डबल टाइम लगाते हैं, ग्रेटर देन या डबल टाइम लेस देन, इस टाइप से हम लगाते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ओके, इसका माउथ यदि राइट साइड में ओपन है तो आप इससे बोलोगे राइट शिफ्ट, यदि इसका माउथ लेफ्ट साइड में ओपन है तो बोलोगे लेफ्ट शिफ्ट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं गाइस वर्जन चेक। हम पाइथन के अंदर किसी वर्जन को कैसे चेक करते हैं। पाइथन के अंदर वर्जन चेक करने के लिए आपको सिंपल सा सिस्टम जो प्रोसेस में बताया हूँ लिखना पड़ता है, इंपोर्ट सिस, और क्या लिखते हैं, सिस डॉट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन भी बता देगा, और वर्जन के साथ साथ उसकी डेट टाइम भी बता देगा कि किस टाइम पे आया था, किस दिन आया था, कब, इसने कितने बज के कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे, ओवरऑल डिटेल। ओके, इसके बाद गाइस हम देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब क्या होता है। कैलेंडर के अंदर हम देखते हैं कि एक कैलेंडर को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर इंपोर्ट करने के लिए मुझे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है कैलेंडर। उसके बाद कैलेंडर डॉट कैलेंडर लिख के हम किसी ईयर का कैलेंडर वगैरह पुट कराते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कैलेंडर, कैसे हम देखते हैं। आप चाहो तो जिस भी ईयर का कैलेंडर कराना इस प्रोसेस से कर सकते हो। अगेन बोल रहा है टास्क ऑन लिस्ट टपल। हाँ, लिस्ट टपल के अंदर टास्क का मतलब हो गया कि यदि मैं एक लिस्ट लिया हूं, उसमें पर्टिकुलर किसी वैल्यू को निकालो तो कैसे निकालता हूं, उसके इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से निकालते हैं। यदि वही चीजें बोले कि एक बल्क फॉर्मेट में निकालो, एक पार्ट में निकालो, तब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को निकालना, जबकि स्लाइसिंग का काम होता है एक पार्ट को निकालना। ऑलराइट, सेम यही प्रोसीजर सेट और डिक्शनरी और स्ट्रिंग के साथ भी करते हैं। ओके, इसके बाद गाइस हम मूव करते हैं फंक्शन। बेसिकली गाइस फंक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ
दिस सिनेरियो, क्योंकि यदि आपको फंक्शन नहीं आता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ में आएगा, आगे के रिकर्जन वगैरह नहीं पढ़ पाओगे। बेसिकली एक चीज पूछा जाता है, फंक्शन और रिकर्जन में क्या डिफरेंस होता है? फंक्शन और रिकर्जन में एक ही डिफरेंस होता है गाइस, बस एक स्पेस देने की वजह से एक फंक्शन रिकर्जन बन जाता है, एक स्पेस ना देने की वजह से वही फंक्शन फंक्शन ही रह जाता है, वही डिफरेंस होता है। और इसको यदि मीनिंग के तौर पे देखा जाए तो रिकर्जन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे रिकर्जन बोलते हैं। दैट मींस व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। ऑलराइट, इसका यूज इसलिए किया जाता है फंक्शन का यूज, क्योंकि मुझे एक ही कोड को बार बार ना लिखना पड़े, बस मैं उसको कॉल कर करके बुलाऊंगा, बस वही फंक्शन का काम होता है। अगेन हम देखते हैं फंक्शन के अंदर इसकी टाइप, गाइस बेसिकली डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, दूसरा फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे मैं बोल दूं प्रिंट, प्रिंट एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पाइथन के अंदर पहले से बना हुआ है। अगेन एक आता है क्या गाइस, जब हम बनाते हैं यानी कि यूजर बनाता है, जब यूजर डिफाइन करेगा फंक्शन तो मुझे डेफ नाम का कीवर्ड लिख के करना पड़ता है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट। ओके, अगेन इतना करने के बाद हम देखते हैं गाइस फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? फ्लो कंट्रोल का मतलब कोई चीज कंटिन्यू फॉर्मेट में चल रही है, उसे लगा के कोई चीज बैरियर में उसको रोक रहा हूं, उसे फ्लो कंट्रोल बोलेंगे। फ्लो कंट्रोल में हम पढ़ते हैं इफ, इल्स और इलिफ। इसी फ्लो कंट्रोल का पार्ट लूप भी होता है। इफ का मतलब होता है यदि, इल्स सॉरी, इफ होता है, इल्स का मतलब होता है अन्यथा, इलिफ का मतलब होता है, देखो इलिफ यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के लिए। इफ हमेशा एक बार यूज किया जाता है, इलिफ और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, इल्स भी एक ही बार यूज करोगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आपको लिखना है, आप अकेले इफ भी लिख सकते हो, आप इफ के साथ इलिफ भी लिख सकते हो, इफ के साथ कई बार इलिफ भी लिख सकते हो, और इफ के साथ केवल इल्स भी लिख सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू। ये अकेले भी हो सकता है इन, हाँ, लेकिन इल्स अकेले नहीं आ सकता है, इलिफ और इल्स अकेले नहीं आ सकते हैं, ये आएंगे तो इसके साथ ही आएंगे। ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं लूप्स। लूप क्या होता है? बेसिकली लूप का मतलब होता है यदि सेम डेटा टाइप की वैल्यू को मुझे मल्टीपल टाइम टास्क परफॉर्म करानी है, उसके लिए मैं लूप यूज करूंगा, लेकिन लूप के लिए एक कंडीशन होता है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं तो उसे कर सकते हैं क्या? लेकिन लिस्ट एक प्रकार का खुद ही डेटा टाइप है, तो उसी के ऊपर तो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और लूप का मतलब क्या होता है? जैसे मुझे यदि टेबल प्रिंट कराना है, आपको टेबल पता है नंबर के फॉर्मेट में होता है, इंटीजर फॉर्मेट में होता है, यानी कि यदि मुझे टेबल प्रिंट कराना है तो मैं एक ही बार लूप चलाऊंगा, सारी चीजें हो जाएंगी, मुझे बार बार नहीं करना है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको 1 से लेकर 5 तक के नंबर को प्रिंट कराना है तो आप डेफिनेटली 5 बार प्रिंट लिख दोगे, तो मैं, लेकिन यही चीज मैं बोलूं मुझे 1000 बार चाहिए, तो क्या आप 1000 बार प्रिंट लिखोगे? श्योर नहीं लिखोगे, उस टाइम पे आप लूप यूज करोगे। जहां तक मैं जानता हूं समझ चुके होगे इस कॉन्सेप्ट को। अगेन इसके अंदर आता है व्हाइल लूप और फॉर लूप। स्टूडेंट के लिए सबसे कंफ्यूजन पार्ट होता है सर व्हाइल लूप कब यूज करें, फॉर लूप कब यूज करें। बेसिकली व्हाइल लूप यूज करने का मेन पर्पस हमारा होता है जब मुझे पता ना हो कि लूप कितने बार चलेगा, तब हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। जब मुझे पहले से ऑलरेडी पता है कि लूप को इतने ही बार चलाना है, तब मैं फॉर लूप यूज करूंगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम देखते हैं गाइस, इतना कंप्लीट करने के बाद लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन का एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। लेमडा फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, लेमडा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और लेमडा फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो मुझे लेमडा नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर, लेमडा के अंदर हम दो या दो से अधिक आर्गुमेंट ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है ना वो एक ही होता है। ओके, लेमडा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है, बिना नाम का फंक्शन होता है, लेकिन जब मैं उसे किसी मेमोरी या वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं तो वही लेमडा एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन नाम वाला फंक्शन बन जाता है। दिस इज अ प्रोसेस लेमडा फंक्शन। अगेन हम देखेंगे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए, एक एक चीज को निकालने के लिए करते हैं, जबकि स्लाइसिंग का यूज हम एक पार्ट को निकालने के लिए करते हैं। ओके, अगेन मैच के अंदर देखते हैं गाइस। मैच के अंदर हम बेसिकली किसी चीज को मैच कराते हैं कि उस चीज से मैच कर रहा है कि नहीं। मैच में आप हमेशा सबसे पहले एक मैच लिखते हो, मैच लिखने के बाद वो किस वेरिएबल का नाम लिखते हैं मैच के आगे, और किस वेरिएबल से वो मैच कर रहा है। यदि जो केस उस मैच वाले से मैच करेगी उसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आ जाएगा। इसका यूज बेसिकली कैलकुलेटर बनाने के लिए किया जाता है, या आप जब भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मल्टीपल चीजों पे साइट पे विजिट करते हो, यदि आप फैशन की कैटेगरी पे बटन पे क्लिक करोगे तो आप फैशन के अंदर की सारे प्रोडक्ट को देखोगे। आफ्टर दैट आप क्लिक करके चूज करोगे। यदि आपको ग्रोसरी पे जाना है तो ग्रोसरी के अंदर की सारी चीजें क्लिक करके देखोगे। दिस इज अ मेन प्रोसेस ऑफ मैच, दिस इज एक्चुअल यूज। ओके, अगेन हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही गाइस बोला जाता है एरर हैंडलिंग। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एरर क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है। बेसिकली एरर जो होता है एक गलती या मिस्टेक होता है, उसी को सॉल्व करना ही एरर हैंडलिंग कहलाता है। इसके अंदर 3 चीजें आप पढ़ते हो। फर्स्ट जो होता है आपको पढ़ाया जाता है क्या, एक्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फाइनली पढ़ाया जाता है, और क्या पढ़ाया जाता है? ट्राई। ट्राई पढ़ाया जाता है, एक्सेप्ट पढ़ाया जाता है, और फाइनली पढ़ाया जाता है। ट्राई का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हम वो देखते हैं कि
जिस पार्ट में एरर होता है वो ट्राई वाले पार्ट में जो एरर आने की संभावना होती है वो ट्राई के अंदर होती है। एक्सेप्ट के अंदर हम कराते हैं कि वो कौन सा एरर है, यदि उस एरर से वो बिलोंग किया तो उसके अंदर का प्रोग्राम मुझे दिख जाएगा, और फाइनली हमेशा चलता है, वो डिफॉल्ट है। यदि आप ना लिखो तब भी वो चल जाएगा, उसका काम लिखना मैंडेटरी नहीं होता। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, अगेन हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज देखते हैं। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को हमेशा के लिए रोक देना, जबकि कंटिन्यू का काम होता है उस चीज को रोक के लेकिन स्किप करके उस चीज को अगेन कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ जाना। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ दिस। ओके, ध्यान से देखना गाइस। सील और फ्लोर भी एक प्रकार का टाइप होता है। जैसे सील का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो ना सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। यानी कि सील का मतलब होता है अपर वैल्यू और फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। और फ्लोर जब भी आप बनाते हो तो फ्लोर बनाने के लिए डबल टाइम आपको क्या लगाना पड़ता है, डबल टाइम गाइस आपको लगाना पड़ता है बैक स्लैश। दिस इज अ बैक स्लैश। बैक स्लैश को ही आप क्या बोलते हो, फ्लोर। यानी कि नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए फ्लोर का यूज करते हैं और ऊपर वाली आगे की वैल्यू निकालने के लिए सील का यूज करते हैं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके ओके सर।